हेलो। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को जाना। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इजकल टू एन ई। क्वांटा क्वांटा मीन्स पैकेट बनाना, और किसका पैकेट बनाते थे हम लोग? चार्ज का पैकेट बनाते थे। इसके बाद हम लोगों ने करंट पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा, और आम मीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट हमें ये बता रहा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और करंट जब भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। आममीटर को हम कहां से कनेक्ट करते थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते थे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट चेंज नहीं होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी सर्किट के अंदर। वोल्ट मीटर हमने पढ़ा। वोल्ट मीटर का यूज काहे किया जाता है? वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका वोल्टेज मापने के लिए यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ेंगे, क्या होता है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम का कहना है कि इट इज द सिमेट्रिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फॉर्म टू कन्वेंशनल सिंबल्स। सबसे पहले देखिए, सर्किट डायग्राम को जानने से पहले हम सर्किट को जानते हैं कि भैया सर्किट क्या होता है। आप लोग ये बताइए, आपके घरों में जो वायरिंग किया हुआ है, भाई आप टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, हीटर चलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वायरिंग किए हुए हैं। मान लीजिए तार ले गए हुए हैं मेन सोर्स से, उसको तार को कनेक्ट किए हैं, और उसको फिर वायर को मेन सोर्स से ले जा करके एक बल्ब या अपने जो भी अप्लायंसेस चला रहे हैं उस अप्लायंसेस से कनेक्ट कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं आप एक बैटरी या सेल या कोई भी सोर्स तो लगा रहे हैं एनर्जी का। आप बोलोगे सर हमारे घर में तो बैटरी नहीं है, बिजली आता है ट्रांसफार्मर से और वहां से हमने लगाया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एज ए सोर्स ही हम लेंगे यहाँ पे। तो आप क्या किए हुए हैं, एक वायर तो अपने घरों में लगाए हुए हैं, और उसी जो वायर लगाए हुए हैं तो हमारे घरों में जो वायरिंग होता है कहीं ना कहीं कहीं कील ठोक देते हैं, वायर इधर से उधर से जाकर के, स्विच यहाँ है, बोर्ड यहाँ है, कहीं कुछ है, तो वो एक उलझा पुलझा हुआ रहता है। उसी वायरिंग को अगर सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा सजा करके कॉपी पेन पे रिप्रेजेंट कर दे तो उसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। एक सर्किट को ठीक वे में, अच्छा सही वे में, सुंदर वे में अगर उसको रिप्रेजेंट कर दे तो उसको सर्किट डायग्राम कहेंगे। और वो सर्किट क्या होता है भाई? सर्किट होता है ऐसा पाथ जिससे करंट फ्लो हो सके, ऐसा पाथ जिससे करंट फ्लो हो सके उसको सर्किट बोलेंगे। आपके घरों में जो वायरिंग किया हुआ है, अगर अभी मान लीजिए डे है तो आपने स्विच ऑफ कर रखा है, करंट तो अभी फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने स्विच को ऑफ किया हुआ है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी सर्किट बोलेंगे, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करिएगा तो उससे करंट फ्लो होगा। भाई दुनिया का ऐसा रास्ता जिससे करंट पास हो उसको सर्किट कहते हैं, और सर्किट को ही जब हम एक बढ़िया तरीका से सजा के बना देते हैं, एक सिमेट्रिक वे में बना देते हैं, तो उसको सर्किट डायग्राम बोला जाता है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले सर्किट को देखेंगे। सर्किट क्या हो जाता है? सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी पाथ thrust which current can follow। क्या कहने का मतलब है? ऐसा कोई भी रास्ता जिससे करंट फ्लो हो जाए, जिससे करंट पास हो, उसको सर्किट बोल देंगे। अगर आप और इसको समझने का कोशिश करेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर का एक वायरिंग बनाते हैं, ये आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, ये कहीं बल्ब लगा हुआ है,
और इस बल्ब से आप क्या किए हुए हैं, वायर को निकाल करके ऐसे टेढ़े मीढ़े रास्ते से कहीं कहीं भाई, जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कील लगा दिए हैं, एक इस तरीके से लाए हुए हैं, और एक सेल है, सोर्स है, ये XYZ कोई कंपनी है, मान लीजिए हमारे घर में एक बैटरी है, वो कोई कंपनी का हमें नहीं जानना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। यहां से फिर नेगेटिव वाला वायर ला करके और इधर जो है मान लीजिए यहाँ पे टेप लगा दिए हुए हैं, कटा हुआ था, ये कोई स्विच लगाए हुए हैं और फिर इसको ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये तो हमारे घर का सर्किट है। ये क्या है, हमारे घर का सर्किट है। तो भाई इस तरीके से दोगे तो ये तो सर्किट डायग्राम हुआ ही नहीं, ये कैसा सर्किट डायग्राम होगा। तो इसी सर्किट को, इस सर्किट से करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं, करंट इस वे में जा रहा है कि नहीं। करंट जब फ्लो होगा, स्विच को आप ऑन करोगे, यहां पे बल्ब जलेगा। और जब आप स्विच को ऑन किए, करंट फ्लो हुआ, यहां से करंट जा रहा है, इसी को तो सर्किट बोलते हैं। और इसी का एक स्टैंडर्ड रूप बना देंगे, एक अच्छा से सिमेट्रिक वे में सजा के बना देंगे, तो उसको सर्किट डायग्राम बोला जाएगा। अब भाई इसको सजा के कैसे बनाए, देखिए इसके बीच में क्या क्या है, इस सर्किट में क्या क्या प्रेजेंट है भाई। इतना तो वायर ही वायर है, एक स्विच है, एक सोर्स है, जो जिसको आप बैटरी सेल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, और एक बल्ब लगा हुआ है। तो इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं, जो अभी तक आप बल्ब पिछले क्लासों में बनाए आए हुए हैं और सेल, उसी तरीका से बनाएंगे। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच को आप ऑन किए, यहां से करंट गया, करंट गया, बल्ब जल गया। स्विच को आप ऑफ रखिएगा, करंट नहीं जाएगा। अगर कभी स्विच ऑन करने पे इसमें करंट फ्लो होगा, तो भी उसको हम सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं। तो इसी को तो एक स्टैंडर्ड रूप में सजा दिए कि नहीं सजा दिए, बताइए। तो बल्ब इसमें भी है, इसमें भी है, स्विच इसमें भी है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी है। करंट तो इसमें भी फॉलो कर रहा है, करंट इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सर्किट डायग्राम बोला जाएगा। इसको तो सर्किट डायग्राम बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, सर्किट बोल देंगे। तो आई होप हमको लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर्किट और सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम उसको कहेंगे जिसको, जिस रास्ते से करंट पास हो रहा हो, जिस भी सर्किट से करंट पास हो रहा हो, और उस सर्किट को एक सिमेट्रिक वे में सजा के बना दे, वही हमारा सर्किट डायग्राम हो जाता है। चलिए इसको पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सर्किट। भाई कितने टाइप का सर्किट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, टू टाइप्स का सर्किट होता है। एक तो ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग एंड स्विच इज ऑफ, नोन एज ओपन सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, स्विच ऑफ होता है, उसको ओपन सर्किट बोल देंगे। भाई आपके घर में जो है बिजली गया हुआ है, दिन में आप स्विच को ऑफ रखते हैं, काहे ला पैसा दीजिएगा, स्विच को ऑफ रखते हैं क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है लाइट का। स्विच को जब ऑफ रखते हैं तो लाइट क्यों नहीं जल रहा है, स्विच ऑफ रखते हैं, आप करंट को पास नहीं होने देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो वही ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट, वो कोई भी बोलेगा कि भाई ओपन सर्किट क्या होता है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, भैया आपने स्विच को ऑफ कर रखा है, आप स्विच को ऑफ कर रखा है, वही ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है, सर्किट इन विच करंट इज फ्लोइंग एंड स्विच इज ऑन, नोन एज क्लोज सर्किट। ऐसा सर्किट जिससे करंट फ्लो हो रहा है और स्विच ऑन है। भाई करंट कब फ्लो होगा, जब स्विच ऑन होगा तभी तो होगा फ्लो, तो उसको ओपन सर्किट बोलेंगे। ओपन सर्किट का बात बोलेगा, कोई बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा, भाई ओपन सर्किट का आप बात कर रहे हैं, मतलब उस सर्किट से करंट पास हो रहा है, उस सर्किट का स्विच ऑन है। क्लोज सर्किट का बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे, भाई क्लोज सर्किट का बात कर रहे हो, उस सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब स्विच क्या है, ऑफ है उस सर्किट का। समझ में आ गया। चलिए यहां पे एक बार फिर से सर्किट बना देंगे। ये आपका ओपन सर्किट बना देते हैं। इस तरीके के सेल को देख के घबराइएगा नहीं, कई बार इस तरीके का भी सेल होता है, देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चनों में, इसीलिए अभी से इसको देखना होगा। जब आप स्विच को ऑफ रखते हैं, अभी
चलिए इसको तो बल्ब जला दिए हैं तो करंट फ्लो करवाना होगा, इसको स्विच ऑन कर दिए, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिए, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट गया, तो इसको क्या बोल देंगे, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट ये हो जाएगा। क्लोज सर्किट होगा तो क्या होगा, स्विच, स्विच तो भैया ऑन हो जाएगा, क्लोज सर्किट है तो स्विच ऑन हो जाएगा। अब ओपन सर्किट एक बनाते हैं, ओपन सर्किट बना दीजिए। ये वाला नहीं, जो लिए हुए हैं वही बनाते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से किया हुआ रहता है, अपने को सारा देखना होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर करंट जीरो है, करंट फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्विच को ऑफ रखे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोल देंगे, ओपन सर्किट बोल देंगे। स्विच क्या हो जाएगा, यहां पे स्विच ऑफ है भैया जी। क्लोज सर्किट में क्या किए थे, स्विच को देखिए ऑन कर दिए, ये वाला स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन किए, करंट फ्लो होने लगा, बल्ब जलने लगा, तो स्विच को ऑन किए इसीलिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जिस सर्किट में करंट पास हो रहा है उसको क्लोज सर्किट बोल देंगे। यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं किए, ऑफ ही है, स्विच ऑफ किए हुए हैं, करंट पास नहीं हो रहा है इस सर्किट में, इस सर्किट को क्लोज सर्किट बोल देंगे। चलिए ओपन सर्किट क्लोज सर्किट भी क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए ओम्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका ये टॉपिक है, या जो भी बोलिए इसको, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। और ओम्स लॉ थोड़ा सा, आप लोग तो बोलिएगा सर हम पढ़े हुए हैं, क्या है ओम्स लॉ, सारा समझे हुए हैं, देखिएगा जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा कि नया सीख रहे हैं। पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन में कैसे बच्चा गलती कर रहा है, बहुत सारे बच्चा को तो आता है कि भाई ओम्स लॉ पे जो भी क्वेश्चन आता है वो गलती कर बैठता है। चलिए ओम्स लॉ को जानने का कोशिश करते हैं, क्या कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कहने का क्या मतलब है, ओम्स लॉ सजेस्टेड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द सर्किट। ओम्स लॉ हमको सजेस्ट करता है, रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, जो किसी भी सर्किट में रिलेशन होता है उस रिलेशन को डिफाइंड करता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है भाई, कोई सर्किट होगा, उस सर्किट में क्या क्या होगा, एक सेल लगेगा, एक सोर्स लगेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, एक वोल्टेज लगेगा, एक भी लगेगा, समझ रहे हैं, वो जो सेल वाला भी होता है, एक सर्किट में एक भी लगेगा, और जब भी लगेगा तो करंट भी चलेगा सर्किट के अंदर में। करंट जब चलेगा तो ओम्स लॉ हमें उस करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है, रिलेशन बताने का काम करता है उसी ओम्स लॉ। अब देखते हैं आगे कि भाई ओम्स लॉ कैसे रिलेशन बताता है। रिलेशन तो बताता है, लेकिन क्या रिलेशन बताता है इसको भी तो जानना पड़ेगा। अब कहने का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बीइंग टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। भाई ओम्स लॉ का कहना है कि किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट होना चाहिए। भाई टेम्परेचर तो समझे सर, डायमेंशन का क्या मतलब है, डायमेंशन का मतलब है उस कंडक्टर का एरिया, लेंथ, वेड्थ कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा चीज कांस्टेंट रहना चाहिए, तब क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओम्स लॉ का यही कहना है कि रिलेशन तो बताता है, क्या रिलेशन बता रहा है, रिलेशन ये बता रहा है कि करंट फॉलोइंग थ्रूज द कंडक्टर, करंट जब किसी भी कंडक्टर से फॉलो होता है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के हो जाता है, यही रिलेशन बता रहा है। रिलेशन यहां ये बताना चाह रहा है कि भी जो है ना, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट ऐप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के। समझ में आ रहा है ये चीज। एक बात बताइए, यहां पे ये एक आम मीटर है, ये एक आम मीटर है भैया, यहां पे एक स्विच लगा दिए, चलिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल है आम मीटर का। यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगा दिए, बैटरी लगा दिए, 9 वोल्ट का सोर्स मार्केट में उपलब्ध भी होता है। जब स्विच को ऑन किए करंट फ्लो हुआ, और यहाँ पे रीडिंग क्या हमको दिया, 1 एम्पियर का ये आम मीटर करंट रीडिंग दिया है, ठीक है। अब क्या किए, एक बार
इसी सोर्स में, इसी सर्किट में सोर्स को बढ़ा रहे हैं। देखिए इस सर्किट को फिर से बनाएंगे, ये आम मीटर हो गया, ये आम मीटर हो गया, ये करें निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। पहले आपके पास कितना सोर्स था, 9 वोल्ट का था। फिर हम क्या किए, 9 वोल्ट बढ़ा दिए, टोटल 18 वोल्ट का सोर्स हो गया। भाई इसके अंदर 9 वोल्ट का सोर्स ऑलरेडी था, दिए हुए थे, 1 एम्पियर रीडिंग दे रहा था आम मीटर। अब बोला जा रहा है कि 9 वोल्ट आपका पहले था, फिर आप 9 वोल्ट ऐड किए, टोटल अब की बार क्या किए, इसमें 18 वोल्ट कर दिए, सोर्स 18 वोल्ट कर दिए, टोटल 9 वोल्ट से डायरेक्ट 18 वोल्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, आपका करंट कितना होगा, करंट क्या यहां पे खेल करेगा। देखिए करंट क्या खेल कर रहा है, करंट के लिए तो बोला ही गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट फ्लोइंग टू इन द सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, भी घटेगा तो करंट भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है, समझ जाइए आज। तो यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या यहां पे 1 एम्पियर हुआ था करंट, तो यहां पे 1 एम्पियर होगा, या घट जाएगा या बढ़ जाएगा। भाई बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है, करंट यहां पे बढ़ना पड़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ का यही कहना है कि भैया करंट जो सर्किट में फॉलो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, बैटरी या सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहां पे 9 वोल्ट का क्या मतलब हो रहा है, 9 वोल्ट का क्या मतलब होता था, कैसे 9 वोल्ट को डिफाइन करते थे। 9 वोल्ट का मतलब है कि भैया 9 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाने के लिए। 1 कूलम के चार्ज को इधर धकेल रहा है 9 जूल के वर्क से, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव जो करवा रहा है, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को 9 जूल के वर्क से मूव करवा रहा है कहीं ना कहीं ये बैटरी। तो यहां पे 1 कूलम चार्ज को 9 जूल से किया, तो 18 वोल्ट का क्या मतलब है, यहां पे 18 वोल्ट का मतलब होगा कि भैया 18 जूल का वर्क 1 कूलम ऑफ चार्ज पे किया जा रहा है। बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहां पे चार्ज तो एक ही कुलुम है, 1 कुलुम के चार्ज को 9 जूल का वर्क डन किया जा रहा है, 1 कुलुम चार्ज पे 9 जूल का वर्क किया जा रहा है, और यहां पे 1 कुलुम चार्ज पे 18 जूल का वर्क किया जा रहा है। हाई करंट होगा कि नहीं इसके पास, ऑब्वियस बात है हाई करंट होगा। तो इसीलिए बोला गया कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करना हो पॉज करके कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए लेना था, कोई इतना जरूरी नहीं है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, भी के हो जाता है, जहां पे भी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आर आई हो जाएगा, आर आई, जहां पे आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आर आ गया, तो v इक्वल टू आर आई हो जाएगा। आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, और आर को क्या बोला जाता है, आर को रेजिस्टेंस बोला जाता है, आर को रेजिस्टेंस बोला जाता है, समझ में आ रहा होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे, आप ऐसे समझ लो रेजिस्टेंस कोई चीज है, कोई अप्लायंसेस है, कोई डिवाइस है, ये भी मान सकते हो आप। अभी तक आर को आप कांस्टेंट मानो और आगे बढ़ते जाइए। यहां से अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, V इजकल टू आई आर, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ये रिलेशन है। V क्या है, V हमारा सेल या बैटरी बोल दीजिए, सोर्स बोल दीजिए, आई क्या है, आई करंट है। ये फॉर्मूला जवान पे रटा हुआ होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ गया। भाई ओम्स लॉ का क्या कहना है, आपसे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, आप बस उसको इतना बता दीजिएगा कि भैया किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी लगा होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है।
करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे करंट घट जाएगा। यही तो ओम्स लॉ है। अब नोट एक देख लीजिए, बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ वी एंड आई। वी एंड आई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि भैया वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वो डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू पे। आप सेल या बैटरी या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बढ़ाइए, करंट के वैल्यू को बढ़ाइए या घटाइए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है सर? चलिए यहां पे देख लेते हैं। यहां से V इजकल टू अपने पास क्या आया हुआ है, यहां देखेंगे इसको। V इजकल टू आर आई फॉर्मूला आया हुआ है। यहां से R क्या हो जाएगा? आर आई को इसके नीचे भेज दे, आई को इसके नीचे भेज देंगे तो R इजकल टू क्या हो जाएगा? R इजकल टू V अपॉन में I हो जाएगा। भाई R इजकल टू V अपॉन में I हो जाएगा। तो क्या सर आप बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बढ़ाए या घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तो यहां पे तो फर्क पड़ रहा है, लग रहा है। एक बात बताइए, यहां पे सबसे पहले मैथमेटिकली भी आप लोग देखिए, जरा सोचने का कोशिश करिए। ये जो इक्वेशन हमें ओम्स लॉ के द्वारा मिला है V इजकल टू आर आई, V इजकल टू आर आई, ये मैथमेटिक्स भी तो कहता है अगर ये R कांस्टेंट है, पहले ही बता दिया कि भाई R क्या है? ओम्स कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है। ये R कांस्टेंट है तो मैथमेटिकली भी इस इक्वेशन में R कांस्टेंट होना चाहिए। R तो कांस्टेंट है तो भैया कांस्टेंट ही कांस्टेंट ही रहेगा। मैथ के अनुसार से भी तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होना चाहिए, चाहे आप इस पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बढ़ाइए घटाइए, करंट के वैल्यू को बढ़ाइए घटाइए, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा? चेंज तो वेरिएबल चीज होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है या करंट है, ये अप डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा घटेगा चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये तो हो गया मैथ का बात। अब चलिए फिजिक्स का बात कर लेते हैं। फिजिक्स के दृष्टि से भी देखते हैं। यहां से फिजिक्स के दृष्टि से अगर हम निकाले तो R इजकल टू V अपॉन में I हो गया। अब ये बताइए, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को 2 से हम इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को 2 से इंक्रीज किए तो करंट क्या हो जाएगा? करंट भी तो 2 से इंक्रीज होगा। करंट भी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है, तो करंट भी 2 से इंक्रीज होगा। भाई जितना से पोटेंशियल को यहां पे इंक्रीज करोगे उतना ही से तो करंट भी इंक्रीज होगा। जितना से पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंक्रीज कर रहे हो उतना से ही करंट इंक्रीज होगा। तो यही बात यहां पे हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 2 से इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी 2 से इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों, ये क्या हो गया यार? चलिए क्या हो गया था पता नहीं। हाँ भाई कहाँ थे? यहाँ यही बात बोला जा रहा है कि जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाइएगा तो करंट भी घटेगा। क्यों बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब ही है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी 2 से इंक्रीज हो रहा है और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहा है। भाई जितना से ये बढ़ रहा है उतना से ये भी बढ़ रहा है और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में है तो कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। कैंसिल हो गया तो फिर देखिए R कांस्टेंट रहा कि नहीं रहा। तो यहां से भी ये चीज प्रूव हो रहा है अपने को कि भैया R का वैल्यू रेजिस्टेंस के वैल्यू
पोटेंशियल पे और करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए कोई क्वेश्चन दे देता है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। बोला जाएगा एक सर्किट है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 से या 5 से या कितना भी वोल्टेज से, 6 वोल्ट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस सर्किट का। बच्चा अलवला जाता है कि भाई V इजकल टू आई आर होता है, V इजकल टू, तो यहाँ पे R इजकल टू V अपॉन आई निकाल लेता है। अब बोलता है पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो करंट को भूल जाता है। तो आर इसीलिए यहां पे क्लियर कट बोल दिया कि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई करंट इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, नोट इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा भैया रेजिस्टेंस पे। ये बात क्लियर कट बैठा लीजिए, ये बात पूरा समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बच्चे फंसते हैं। किसी भी सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ भी करो, करंट को कुछ भी करो, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का क्या कहना है? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि अपोज करता है करंट के फ्लो होने का, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार का आप रुकावट बोल सकते हैं, ये करंट को रोकता है, फ्लो होने से करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट समझ लीजिए। सर क्या किस वे में रोकता है? क्या रेजिस्टेंस करंट को पूरा नहीं जाने देता है? देखिए जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा। जब रोकता है, रेजिस्टेंस क्या करता है? केवल और केवल करंट को रोकने का काम करता है। भाई उसको पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, बात को पहले क्लियर कट है। रेजिस्टेंस सर्किट में कितना भी कम ज्यादा रहे, पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में ज्यादा या कम रहे तो करंट ज्यादा कम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। चलिए यहां पे इसको देखते हैं थोड़ा सा। V इक्वल टू अपने को क्या मिला? IR मिला। यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो करंट इसके नीचे कर दे, R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। भाई करंट को इसके नीचे ला दिए, यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यहां से अपने को मिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां से करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब क्या है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा। क्लियर कट बात इतना है। सर आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप तो इससे पहले बोले कि रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू पे। तो यहां पे करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि करंट के बढ़ने घटने पे रेजिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करेगा, करंट के वैल्यू पे रेजिस्टेंस के वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। लेकिन रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से, रेजिस्टेंस के वैल्यू से तो करंट का वैल्यू डिपेंड करता है। ये बात तो मैंने कभी नहीं बोला। रेजिस्टेंस का वैल्यू करंट के, रेजिस्टेंस का वैल्यू से करंट का वैल्यू इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे करंट बढ़ेगा। करंट के बढ़ने घटने से रेजिस्टेंस नहीं घटेगा बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से करंट बढ़ेगा घटेगा। बात को समझ रहे हैं? यह भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है बच्चों को। लगता है कि भाई रेजिस्टेंस अगर करंट को अपोज कर रहा है तो यहां से आप लोग निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टेंस के मतलब करंट के बढ़ने घटने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, नहीं, रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से करंट जो है बढ़ेगा घटेगा। ये बात हम कह रहे हैं, इससे ये नहीं है, इससे ये है। समझ रहे हैं? चलिए अब कुछ कंपोनेंट्स दिया हुआ है और कुछ सिंबल को देख लेंगे। सबसे पहले यानी इलेक्ट्रिक सेल या सोर्स या बैटरी का
आप लोगों को पता ही है, इस अभी तक यही चीज हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। सेल या बैटरी या कोई भी सोर्स जब लगाते हैं सर्किट में तो ये वाला सिंबल्स लगाते हैं। एक बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ए बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक सेल्स के बैटरी को कॉम्बिनेशन में किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है, ये होता है। प्लग की और स्विच ओपन, जब कोई भी स्विच ओपन होता है तो ये इस तरीके का होता है सिंबल, बताए हुए हैं अभी, ये ओपन रहता है। प्लग की और स्विच क्लोज, प्लग की और स्विच क्लोज जो है इस वे में रहता है, एक उस पे ठोपा दे देते हैं, बूंदा मार देते हैं तो ये क्लोज स्विच हो गया। ए वायर ज्वाइंट, वायर जब ज्वाइंट होता है तो ये सिंबल होता है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, भाई वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट का क्या मतलब है, ये वायर है और ये वाला एक वायर क्रॉस किया, ये वायर W1 है और ये वायर W2 है, W1 को W2 क्रॉस तो किया लेकिन बिना ज्वाइनिंग किए हुए, ज्वाइन नहीं किया। भाई मतलब वायर पे तो कवर होता है ना, तो एक कवर दूसरे वाले कवर वाले वायर के इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर दिया लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग दोनों वायर को क्या किया, आपस में कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो ये उसका सिंबल हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप लोगों को पता ही है, ये दो सिंबल होता है, एक तो बल्ब बना दीजिए या एक ये जो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ रहे हैं। रजिस्टर या रजिस्टेंस, रजिस्टेंस जो चल रहा है अपना, ये रजिस्टेंस का सिंबल ये हो जाता है। वेरिएबल रजिस्टेंस और रियो स्टार्ट का सिंबल ये होता है। आम मीटर का ये होता है और वोल्ट मीटर का अपन लोग ने देखे ही है, आम मीटर वोल्ट मीटर। हालांकि सिंबल इतना ही नहीं होता है लेकिन अभी तक अपने को इतना जरूरत है, आगे और भी सिंबल्स और भी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। सिंबल और कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा, बहुत सारा होते हैं, अभी तक जरूरत इतना है। एक ही बार में बहुत ज्यादा ले लेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इतना अभी तक अपने को जरूरत है। आपको इससे ज्यादा 10th क्लास में तो नहीं पढ़ना है। चलिए इसको आप लोग पढ़ के बढ़िया से नोट करिए। एक चीज और देख लेते हैं तब नोट करिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम रिप्रेजेंटेड बाय ओम, ये सिंबल होता है। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट, ओम को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होगा ओम। भाई शंकर भगवान वाला ओम मत समझ लेना, ये वाला ओम तो मत समझ लेना, ओम तो ये वाला होगा। चलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इजकल टू क्या मिला था अपने को, भी अपॉन में आए, रेजिस्टेंस आर इजकल टू अपने को भी अपॉन में आए मिला था। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट वोल्टेज है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, भी होता है वोल्ट, वोल्ट अपॉन में करंट का एम्पियर, और इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं ऐसे, और इसको आप ओम भी बोल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट इतना सारा होगा ओम, इसका ऐसा यूनिट इतना होगा ओम। आप बोलिएगा कि सर ये आप जब से करंट बताए हैं, करंट का ऐसा यूनिट दो दो बता दिए, क्या क्या बताए भैया, करंट I इजकल टू हमने आपको बताया चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। इसका ऐसा यूनिट हमने बताया कि भाई कुलूम पर सेकेंड होता है, इस तरीके से होता है, और एक बता दिया कि भाई एम्पियर होता है। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जो कि वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, और इसका ऐसा यूनिट बताया हम आपको जूल पर कुलूम बताया, और एक क्या बताया, एक वोल्ट बता दिया, भी जिसको डिनोट भी से करते हैं। इसके बाद हम अभी आपको रेजिस्टेंस बताया, वोल्टेज अपॉन में, वोल्ट अपॉन में करंट, और इसका ऐसा यूनिट क्या बताया, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर बताया, और एक ओम बता दिया। तो सर ये दो दो क्या है, दो दो का क्या चक्कर है, देखिए जनरली करंट के लिए आममीटर अभी तक आपने यूज किया है और ज्यादातर यूज होगा आममीटर ही। करंट का ऐसा यूनिट, सॉरी एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट भी, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट भी, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट भी, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम यूज होगा ज्यादातर। लेकिन कभी क्वेश्चन में एसआई यूनिट तो भाई इसका भी दो होता है, कुलूम पर सेकेंड और एम्पियर, वोल्टेज का भी जूल पर सेकेंड, जूल पर कुलूम, और वोल्ट और रेजिस्टेंस का भी दो ऐसा यूनिट होता है, वोल्ट पर एम्पियर या ओम, दो दो ऐसा यूनिट होता है। अपने को दोनों देख लेना होगा। अगर कभी बोल देगा कि भाई करंट किसी सर्किट में जो है 1 कुलूम पर सेकेंड है, तो बताइए, तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। भाई सोचिएगा कुलूम पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, 0.5 कुलूम पर सेकेंड दे देगा,
0.5 कूलम पर सेकेंड से आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार करंट दिया है, क्या दिएगा, दिया हुआ है, वही बोल देगा कि भाई 0.5 एम्पियर दे दिया है, तब आप पकड़ लीजिएगा। तो यहां पे एक ही ऐसा यूनिट जानने का नुकसान देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत तो ये ऐसा यूनिट को भी देख लीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए जनरली हम ये ओम वाला ऐसा यूनिट का यूज करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक ओम को डिफाइंड कैसे करेंगे हम लोग। एक ओम को डिफाइंड करेंगे इफ द करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। बोला जा रहा है कि अगर 1 एम्पियर का करंट, किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा हुआ है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस बोल देंगे। 1 ओम का मतलब यही हो जाता है कि 1 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है और 1 एम्पियर करंट है। ये हो गया डिफाइंड, 1 ओम डिफाइंड है। अभी तक आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आप लोग सर्किट को जाना, क्या होता है सर्किट डायग्राम। भाई किसी भी सर्किट को स्टैंडर्ड वे में सजा देंगे उसको सर्किट डायग्राम बोल देता है। आसानी से थोड़ा सा इजी वे में सजाने को ही सर्किट डायग्राम बोलेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्किट देखा, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। क्या होता है, ओपन सर्किट में करंट नहीं होता है, स्विच ऑफ होता है। क्लोज सर्किट में करंट होता है, फ्लो करते रहता है, स्विच ऑन रहता है। इसके बाद ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR बोलिए या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बोलिए, वो भी हो सकता है। रेजिस्टेंस पढ़ा आप लोगों ने, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोज करता है करंट को फ्लो होने में, रेजिस्टेंस। तो अपने पास 2 फॉर्मूला आया हुआ है अभी तक, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, और एक R इक्वल टू क्या आया हुआ। यहां से एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए ना, काहे ज्यादा फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे जब जो जरूरत पड़ेगा आप निकाल सकते हैं। अगर कभी V और R दे दिया, I पूछ दिया, तो यहां से I नहीं निकल सकता है क्या, I इक्वल टू V अपॉन में R कर देंगे। अगर कभी V और I दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे दिया और रेजिस्टेंस पूछ दिया, तो रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाइएगा कि V अपॉन I कर दीजिए। तो जो जैसा जरूरत पड़ेगा वो कर लेंगे। इसको नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। बोला जा रहा है कि कितना करंट होगा, कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब से गुजरेगा जब उस सर्किट में 220 वोल्ट का सोर्स लगा देंगे और उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है 1200 ओम है। यहां तो ये बात बोला जा रहा है। फिर क्या बोला आगे, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल से ड्रॉ फ्रॉम गुजरेगा जब 220 वोल्ट का सोर्स लगाएंगे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर क्वाइल इज 100 ओम, 100 ओम। मतलब भाई एक दूसरे सवाल से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों सवाल मतलब दोनों एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ दिया है, देख रहे हैं। एक बार तो बोल रहा है एक बल्ब है और उस बल्ब से 220 वोल्ट का सोर्स लगा रहे हैं, उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है 1200 ओम दिया हुआ है। तो बताइए कितना करंट फ्लो करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे दिया है और पूछ दिया है करंट। फार्मूला जानते हैं आप, फार्मूला लगा देंगे। और क्या बोल रहा है, एक बार इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल में कितना रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस हीटर से 220 वोल्ट का सोर्स लगा दिया है, तो बोल रहा है उस हीटर के कॉइल में कितना करंट है वो बता दीजिए। दोनों में करंट ही पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाले के लिए V1 कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फिलामेंट का बल्ब का कितना R1 कितना दिया हुआ है, R1 1200 ओम दिया हुआ है। तो यहां से V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। IR लगाओगे, I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू यहां से कितना निकाल लोगे, V अपॉन में R कर दें, नीचे R ले आए। V1 कितना है, V1 R1 ऐसे भी लिख सकते हो, 220 वोल्ट, 220 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 1200। ये आपका
जो भी होगा वो देख लीजिएगा, 0.8 समथिंग आएगा, इतना एम्पियर। चलिए दूसरा करते हैं, डिवाइड करके जो होगा वो देख लीजिएगा, उतना एम्पियर का करंट इस बल्ब से फॉलो हो रहा है। अब V2 क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां भी तो 220 वोल्ट ही सोर्स दिया हुआ है, और रजिस्टेंस इस हीटर कॉइल का कितना है, R2 दिया हुआ है 100 ओम। तो V2 इज इक्वल टू I2R2 हो जाएगा। I2 यहां से कितना करंट 2 निकाल लीजिएगा, V2R2 नीचे कर देंगे, 220 अपॉन में 100 बाई 2.2 एम्पियर का करंट मिलेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, जो आपने पढ़ा वो कोरिलेट कर रहे हैं क्या, कि बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके और क्वेश्चन बना दिए, आंसर ला दिए, करंट ला दिए, यही सिर्फ जानना था क्या मकसद? नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो सर्किट में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टेंस 1200 ओम का है। यहाँ तो इस दूसरे सर्किट में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और रजिस्टेंस 100 ओम का है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन रजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, इस वाले सर्किट में 1200 ओम का रजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे केवल 100 ओम का रजिस्टेंस है, तो करंट यहाँ पे कम आ रहा है और यहाँ पे करंट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। क्यों करंट ज्यादा आया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था तो करंट यहाँ पे क्यों ज्यादा आया इससे, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्टेंस कम है। रजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है, जब रजिस्टेंस कम होगा, रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब रजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, रजिस्टेंस कम है तो करंट बढ़ गया, और करंट जब जब करंट क्या हो रहा है यार, जब यहाँ पे जब रजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो गया, रजिस्टेंस जब बढ़ा तो करंट कम हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां दिख भी गया आप लोगों को क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का लगा दिया गया है। चलिए भैया डाटा कलेक्ट करते हैं अभी से। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 60 वोल्ट बोला जा रहा है। अब बोल रहा है व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब इससे करंट जो है 4 एम्पियर का गुजर रहा है फ्रॉम द सोर्स, इस सोर्स से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। बोल रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का कर देंगे तब कितना करंट जाएगा। भाई 60 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे 4 एम्पियर का करंट गुजर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर से, तो 120 वोल्ट का करंट कर देंगे तो कितना एम्पियर का करंट गुजरेगा। अरे भैया यहां दिमाग लगाइए ना, डायरेक्टली यहां तो औरली बनेगा, पेन उठाने का जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। जब आप यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 60 था तो आपका करंट 4 एम्पियर था, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जा रहा है, तो करंट कितना होगा भाई, 2 से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। 60 वोल्ट था 120 वोल्ट हो गया, करंट 4 एम्पियर था तो यहां कितना एम्पियर होना चाहिए, 8 एम्पियर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन, करंट कितना एम्पियर हो जाएगा, 8 एम्पियर, औरली हो गया। लेकिन ठीक बात है, औरली हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, तभी तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तभी औरली कर पाएंगे। कैसे किए, कैसे किए, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के हो जाता है, V जितना से बढ़ेगा करंट भी उतना से बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 60 से बढ़ा, सॉरी 2 से बढ़ा, 60 से 120 हुआ तो करंट यहां से 4 से 8 हो जाएगा। चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। V इज इक्वल टू IR हो जाता है, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR हो जाता है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को V पता है, R लाना होगा, R यहाँ से ला लेंगे, I इज इक्वल टू यहाँ पे V हो जाएगा V अपॉन में R, V कितना हो जाएगा 60/4, यहाँ पे 15 एम्पियर हो जाएगा करंट। करंट थोड़े यहाँ निकलेगा, करंट तो निकला ही हुआ है, फॉर्मूला गलती। यहाँ V इज इक्वल टू IR होगा,
रजिस्टेंस निकालना है ना, तो रजिस्टेंस इजकल टू V अपॉन में I हो जाएगा। V कितना है 60 है और करंट है 4 एम्पियर। 15 ओम का ये रजिस्टेंस हो रहा होगा। क्यों इस रजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं, इसलिए इस रजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं कि भैया वहां पे जो है हीटर जो है वही है, हीटर वही है, हीटर चेंज नहीं कर रहा है। उसी हीटर में एक बार 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और एक बार 120 का लगाया तो उस हीटर का रजिस्टेंस तो वही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल रहे हैं हम बढ़ा घटा रहे हैं, तो क्या रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? रजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप के रजिस्टेंस को हम इस स्टेप में यूज करके करंट बता देंगे। देखिए कैसे, रजिस्टेंस आपका 15 ओम आ गया। अब यहाँ पे करंट आई इजकल टू क्या करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 120 है और रजिस्टेंस 15 करिएगा तो यहाँ पे आपका 8 एम्पियर होगा कि नहीं। 15 ऐसा 120 होता है, करंट आपका 8 एम्पियर आ जाएगा। यहां तो ओरली भी बन गया था और ऐसे कंसेप्चुअली भी बन गया। यही तो होता है पढ़ने का मजा। बहुत बच्चे का कंसर्न है कि सर फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिजिक्स जरा सा भी नहीं बनता है। भाई क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा फिजिक्स? फिजिक्स को बनना पड़ेगा, फिजिक्स बनेगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। जैसे वीडियोस आएगा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। जब आप 11 12 में भी जाइएगा वहां भी हम आपको मिलेंगे। और कहीं से भी थक हार जाइएगा पूरा दुनिया से, कहीं पे आपको फिजिक्स मैथ समझ में नहीं आएगा, हमारे पास आ जाइएगा, फिजिक्स मैथ समझ में जरूर आएगा। नहीं आए तो कमेंट में डायरेक्ट बोल के जाइए। पूरा दुनिया जिससे देखे कि भाई हाँ आप नहीं समझा पाते हो, कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाता है तो आपका गलती नहीं है, उस टीचर का गलती है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेश, पेपर कटिंग लिए हुए हैं, पेज कटिंग। इस क्वेश्चन का कहना है कि एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉ बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। 1 एम्पियर का करंट जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से गुजर रहा है, ये बात कर रहा है। चलिए भैया बहुत बढ़िया बात है, करंट तो 1 एम्पियर है, इतना पता चला। अब बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फिलामेंट इन 16 सेकेंड विल बी राउथली। मतलब बोल रहा है कि जब एक बल्ब के फिलामेंट से 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट पास करवाया गया, फ्लो हुआ 1 एम्पियर के करंट, तो उस दौरान जब 1 एम्पियर का करंट लगातार उस बल्ब के फिलामेंट से पास हो रहा था तो 16 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए 16 सेकेंड में। समय दे दिया है भैया। चलिए कौन सा क्या करते हैं, क्वेश्चन तो थोड़ा सा है भैया उल्टा पुल्टा। करंट बोल रहा है 1 एम्पियर है, टाइम कितना दिया हुआ है भैया जी? 16 सेकेंड दिया हुआ है। अब अपने को क्या पूछ रहा है? Ne पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। भाई Ne कैसे बताए? याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इजकल टू Ne, वहीं पे तो बताया गया था। Q इजकल टू Ne जो था, यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और Q क्या है? चार्ज है कि नहीं? तो यहाँ पे N इजकल टू क्या करिएगा? Q अपॉन में नीचे भेज दे इलेक्ट्रॉन को, E को। कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाए Q, और उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए अब भाई यहां से चार्ज निकालना अपना एजेंडा है। चार्ज कैसे निकालोगे आप? चार्ज कैसे निकालोगे? तो करंट इजकल टू क्या होता है? करंट इजकल टू चार्ज अपॉन में टाइम ही तो होता है भैया। अभी तो आपको पढ़ाए थे, करंट इजकल टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है। यहां से अपने को करंट भी है, टाइम भी है, चार्ज का वैल्यू नहीं अनाउंस है, चार्ज ही तो निकालना है। तो चार्ज Q इजकल टू क्या कर देंगे? इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इंटू टी नहीं हो जाएगा क्या? करंट कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर इंटू टाइम है 16 सेकेंड, तो चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज हमारा यहां से 16 कूलम नहीं आ जाएगा क्या?
16 कूलम आ गया तो n इजकल टू यहाँ पे फॉर्मूले पे चार्ज रख दीजिए 16 अपॉन में 16 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है क्या कि भूल गए? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम कर देंगे। इसको और आगे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम से कूलम को हटाइए, कूलम से कूलम को हटाइए, यहाँ पे 16 इंटू पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, एक 10 हो जाएगा, और 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा भैया। 10 टू दी पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाइएगा, 10 टू दी पावर प्लस 19 होगा कि नहीं होगा? ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, यही ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लास्ट रिजल्ट आंसर में मिलेगा। देखिए ना, ऑप्शन भी लिया गया है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ये 10 टू दी पावर 20 है, ये 10 टू दी पावर 16 है, ये 10 टू दी पावर 10 है, और ये 10 टू दी पावर 23 है। अब इस ऑप्शन में से कौन सा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होगा वो आप बताइए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस रिजल्ट को पूरा ले जाना होगा। यहाँ पे 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 को ऊपर ले गए तो 10 टू दी पावर प्लस 19 हो जाएगा, और यहाँ 10 टू दी पावर प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 और 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n कितना आ गया, 10 टू दी पावर 20 आ गया, और यही तो अपना आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब जब 1 एम्पियर के करंट को आप पास करवा रहे थे तो 16 सेकेंड तक में 10 टू दी पावर 20 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गया उस बल्ब के फिलामेंट से, दिख रहे हैं। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करेंगे बढ़िया तरीका से। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इससे आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से, तो वो कौन कौन चीज है भाई? कोई ना कोई चीज तो होगा जिससे रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है। जैसे कि ओम्स लॉ के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि टेम्परेचर और डायमेंशन से रेजिस्टेंस का फट जाता है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, उसको कांस्टेंट रखना होगा। तो वही सब सारे इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और खूब सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर और क्वेश्चन करना है कमेंट में आके बताइए, खूब क्वेश्चन करवाएंगे। इतना क्वेश्चन बनेगा, आप डीसी पांडे उठाइए, एचसी वर्मा उठाइए, एक एनसीईआरटी उठाइए, ऐसे क्वेश्चन बना दीजिएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो बढ़िया से पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। लेक्चर हो गया, साइड करिए मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हैं, और एक बार खुद से नोट्स को पढ़िए, फिर देखिए और कितना बूस्ट हो जाता है चीज। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, इस क्लास से आप कुछ सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए। नहीं अच्छा लगा हो, सेशन को अनलाइक करिए। नमस्कार।